नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। केविन हार्टमैन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बसी बसाई दुनिया एक आम मंगलवार की दोपहर को टैकोस की प्लेट और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बातचीत के बीच ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन ठीक यही हुआ, और इस तरह हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। केविन 6 साल का था और ऑस्टिन, टेक्सास में एक सिविल इंजीनियर के तौर पर काम करता था। यह शहर हाल के वर्षों में उतना ही बड़ा था जितना उसका अपना करियर। वह हर काम को बड़ी सटीकता और व्यवस्था से करने वाला इंसान था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता था। उसकी पत्नी, 23 साल की अमांडा, उन बड़ी टेक कंपनियों में से एक में मार्केटिंग एनालिस्ट थी, जिन्होंने ऑस्टिन को एक इनोवेशन हब में बदल दिया था। वे 5 साल पहले एक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में मिले थे। 1 साल की गहरी डेटिंग के बाद शादी कर ली और एक ऐसी जिंदगी बनाई जिससे कोई भी रश्क करे। एक शांत पड़ोस में एक घर, गैरेज में 2 कारें, हर साल एग्जॉटिक जगहों की यात्राएं, और अब सोने पर सुहागा, लियाम, उनका 6 महीने का बेटा, जिसे देखकर केविन को लगता था कि उसने इतना खूबसूरत बच्चा कभी नहीं देखा। लियाम के जन्म के बाद के पहले कुछ महीने, जैसा कि उम्मीद थी, डायपर, सुबह 3 बजे की बोतलें, बिना वजह के रोने और ऐसी थकावट के बवंडर में बीते जिसका अनुभव केविन ने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन उसे इसका हर एक पल पसंद था। पुल और इमारतों के नक्शों की समीक्षा करने के बाद घर लौटना और अपने बेटे को घुमक्कड़ गाड़ी में मुस्कुराते हुए पाना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह लियाम को नहलाना, उसके छोटे छोटे कपड़े बदलना और उसे अपनी छाती पर सोते हुए महसूस करना पसंद करता था। अमांडा ने 6 महीने की मैटरनिटी लीव ली थी और केविन को लगा कि वह अच्छी तरह से सामंजस्य बिठा रही है, या कम से कम वह यही मानना चाहता था। सच तो यह था कि हाल के हफ्तों में अमांडा कुछ बदली बदली सी, कुछ दूर दूर सी रहने लगी थी। वह हमेशा अपने फोन से चिपकी रहती थी, स्क्रीन पर इस तरह मुस्कुराती थी जैसे केविन ने उसे महीनों से अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। जब वह पूछता कि क्या मजेदार है, तो वह टालमटोल वाले जवाब देती, ओह, बस ऑफिस की लड़कियां हमारे ग्रुप चैट में मजाकिया बातें शेयर कर रही हैं। केविन उसकी बात पर विश्वास करना चाहता था। उसे विश्वास करने की जरूरत थी। आखिरकार अमांडा 6 महीने घर पर रहने के बाद ऑफिस वापस जाने वाली थी। यह समझना आसान था कि वह अपने सहकर्मियों से फिर से जुड़ना चाहती होगी, है ना? उसने एक समझदार पति, एक ऐसा साथी बनने की कोशिश की जो शक न करे, जो भरोसा करे। यही भरोसा उस मार्च के मंगलवार को टूटना शुरू हुआ, जब केविन अपने कॉलेज के जमाने के सबसे अच्छे दोस्त ग्रेग मिशेल के साथ लंच कर रहा था। वे महीने में 1 या 2 बार अपने ऑफिस के बीच एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में मिलते थे। ग्रेग एक आर्किटेक्ट था, मिलनसार और मुंहफट, कई मायनों में केविन से बिल्कुल अलग, लेकिन उनकी दोस्ती एकदम पक्की थी। उस दिन, हालांकि, हुआ कि ग्रेग अजीब बर्ताव कर रहा था। वह अपनी नैपकिन से खेल रहा था, केविन की आंखों में देखने से बच रहा था और बिना खाए अपने खाने को प्लेट में इधर उधर कर रहा था। यार, क्या हुआ? तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो, केविन ने मजाक किया। हालांकि उसकी आवाज में चिंता का एक पुट था। ग्रेग ने एक गहरी सांस ली, अपना कांटा नीचे रखा और सीधे केविन की आंखों में देखा। केविन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। केविन के पेट में अचानक एक ऐंठन सी उठी। ग्रेग के लहजे में, उसके चेहरे की गंभीरता में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिमागर की सारी घंटियां बजा दी। क्या हुआ?
केविन ने पूछा। उसका दिल पहले ही तेजी से धड़कने लगा था। ग्रेग ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला, उसे अनलॉक किया और एक पल की हिचकिचाहट के बाद, जो एक अनंत काल जैसा लगा, स्क्रीन केविन की ओर घुमा दी। वो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। अमांडा, उसकी पत्नी, शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में से एक में बैठी थी। वह मुस्कुरा रही थी, आगे की ओर झुकी हुई थी, और उसके बगल में, इतने करीब कि उनके कंधे एक दूसरे को छू रहे थे, एक आदमी बैठा था जिसे केविन ने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक तेज हेयर कट और कुरकुरी ड्रेस शर्ट के साथ किसी कॉरपोरेट कंपनी का लग रहा था। लेकिन जिस चीज ने केविन का खून खौला दिया, वह शारीरिक निकटता नहीं थी। वह हाथ था। उस आदमी का हाथ मेज पर रखे अमांडा के हाथ पर था, इतने अपनेपन और बेतकल्लुफी से कि उसका मतलब समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। अमांडा अपना हाथ हटा नहीं रही थी। वह मुस्कुरा रही थी। यह तुम्हें कहां से मिली? केविन ने पूछा। उसकी आवाज उम्मीद से ज्यादा खुरदरी थी। ग्रेग ने एक गहरी सांस ली। मेरी चचेरी बहन कार्ला उस रेस्टोरेंट में होस्टेस का काम करती है। उसने मुझे यह तस्वीर कल रात भेजी थी। केविन, उसने कहा कि उसने अमांडा को उस आदमी के साथ पिछले कुछ हफ्तों में कई बार वहां देखा है। हमेशा लंच के समय, हमेशा उसी कोने की मेज पर, हमेशा इसी तरह। ग्रेग ने अपने हाथ से एक अस्पष्ट इशारा किया, जैसे शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन केविन पूरी तरह समझ गया। उसने ग्रेग का फोन लिया, तस्वीर को झूम किया और हर एक विवरण को याद कर लिया। कोने में टाइम स्टैम्प, 2 दिन पहले, गुरुवार, दोपहर 1:20 बजे। उसे वह दिन अच्छी तरह याद था। अमांडा ने कहा था कि वह ऑफिस में आधिकारिक तौर पर लौटने से पहले पुराने सहकर्मियों से मिलने जा रही है। केविन घर पर रिमोट काम कर रहा था, लियाम की देखभाल कर रहा था, बोतलें गर्म कर रहा था, डायपर बदल रहा था, और इस बीच अमांडा वहां उस आदमी के साथ थी। यह आदमी कौन है? केविन ने फोन वापस देते हुए पूछा। ग्रेग ने अपना सिर हिलाया। कार्ला उसका नाम नहीं जानती, लेकिन उसने कहा कि वह हमेशा कॉरपोरेट कार्ड से भुगतान करता है। लगता है कि वह अमांडा की कंपनी से है। केविन को मतली की एक लहर महसूस हुई। उसने अपना बटुआ पकड़ा, मेज पर इतने पैसे फेंके कि दोनों का खाना कवर हो जाए, और उठ खड़ा हुआ। माफ करना ग्रेग, मुझे जाना होगा। ग्रेग ने उसकी बांह पकड़ी। केविन, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। शायद यह वो नहीं है। लेकिन केविन पहले ही बाहर जा रहा था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसे अपनी कनपटियों में महसूस कर सकता था। जब केविन घर पहुंचा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। उसने अपनी दोपहर की सभी बैठकें रद्द कर दी थीं और पारिवारिक आपातकाल के बारे में एक अस्पष्ट ईमेल भेज दिया था। तकनीकी रूप से यह झूठ नहीं था। उसका पारिवारिक जीवन ठीक उसी क्षण ढह रहा था। उसने गैरेज में गाड़ी पार्क की, शांत होने की कोशिश में 3 गहरी सांसें लीं और किचन के दरवाजे से अंदर आया। घर शांत था, सिवाय लिविंग रूम से आ रही टीवी की दबी हुई आवाज के। अमांडा सोफे पर थी, स्वेटपैंट और एक बड़ी टी शर्ट पहने। उसके बाल एक उलझे हुए जूड़े में बंधे थे। वह एक थकी हुई मां की तस्वीर लग रही थी, जिसने पूरा दिन एक बच्चे की देखभाल में बिताया हो। लियाम उसके बगल में अपनी घुमक्कड़ गाड़ी में शांति से सो रहा था। अमांडा ने अपना फोन पकड़ा हुआ था, स्क्रीन पर कुछ देखकर चुपचाप हंस रही थी। जब उसने केविन को अंदर आते सुना तो उसने आश्चर्य से ऊपर देखा। बेब, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हारी 5 बजे तक मीटिंग्स हैं। केविन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस वहां खड़ा उसे देखता रहा।
उस औरत को जिससे उसने शादी की थी, जिसके साथ एक जिंदगी बसाई थी, जिसके साथ एक बच्चा था, जो अब कुछ ही फीट की दूरी पर मासूमियत से सो रहा था। उसने सोफे पर बैठी औरत और तस्वीर में मौजूद औरत के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की। क्या वे एक ही व्यक्ति थीं? वह इतनी सामान्य कैसे लग सकती थी? उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला, ग्रेग द्वारा भेजी गई तस्वीर खोली और सोफे की ओर चला गया। बिना एक शब्द कहे उसने फोन कॉफी टेबल पर रख दिया, स्क्रीन ऊपर की ओर, उस टैमिंग छवि को प्रदर्शित करते हुए। तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि वह कौन है? केविन ने कहा। उसकी आवाज भयानक रूप से शांत थी। अमांडा ने फोन को देखा और केविन ने ठीक उस पल को देखा जब वह समझ गई। उसने देखा कि कैसे अमांडा के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें फैल गईं और उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना मुंह खोला, बंद किया, फिर दोबारा खोला। मैं, केविन, मैं सब समझा सकती हूँ। ये शब्द, ये लांती शब्द जो हर धोखेबाज कहता है। केविन के सीने में एक ठंडे गुस्से की लहर दौड़ गई। तो समझाओ, उसने अपनी बाहें बांधते हुए कहा। मैं इंतजार कर रहा हूं, जब मैं इस घर को चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, जब मैं यहां हमारे बेटे की देखभाल कर रहा हूं ताकि तुम्हें खाली समय मिल सके, तो तुम दूसरे आदमी के साथ रोमांटिक लंच कर रही हो। हमारा बेटा 6 महीने का है, अमांडा। 6 महीने। अमांडा सोफे से उठी। उसके हाथ एक गुहार लगाने वाली मुद्रा में फैले हुए थे। केविन, यह वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वह बस एक सहकर्मी है, जेम्स। हम मार्केटिंग विभाग में साथ काम करते हैं। वह मुझे ऑफिस वापस जाने के लिए तैयार होने में मदद कर रहा था, मुझे प्रोजेक्ट्स, बदलावों के बारे में बता रहा था। केविन ने एक कड़वी हंसी के साथ उसकी बात काट दी। एक सहकर्मी जो एक महंगे रेस्टोरेंट में तुम्हारा हाथ पकड़ता है? एक सहकर्मी जिसके साथ तुम चुपके से लंच पर जाती हो, अपने पति से झूठ बोलकर कि तुम कहां हो? मेरे दोस्त के पास तस्वीरें हैं, अमांडा। सिर्फ यह एक नहीं, अलग अलग हफ्तों की कई तस्वीरें। हमेशा तुम दोनों, हमेशा उसी रेस्टोरेंट में, हमेशा उसी तरह। उसने अपना फोन वापस लिया और ग्रेग द्वारा भेजी गई अन्य छवियों को स्क्रॉल किया। हर एक तस्वीर दिल में एक छुरा घोंपने जैसी थी। अमांडा और जेम्स एक साथ हंस रहे थे। अमांडा और जेम्स रेस्टोरेंट से अगल बगल निकलते हुए। अमांडा और जेम्स पार्किंग में। वह उसकी बांह को छू रहा था। कितनी बार? केविन ने पूछा। कितनी बार तुमने मेरी आंखों में देखा, मुझे चूमा, मेरे बिस्तर पर सोई, हमारे बेटे को गोद में लिया और फिर उससे मिलने चली गई? अमांडा रोने लगी। मोटे मोटे आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। केविन, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। यह सिर्फ दोस्ती है। दोस्ती? केविन ने लगभग थूकते हुए यह शब्द कहा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं देख नहीं सकता कि तुम इन तस्वीरों में उसे कैसे देख रही हो? वह तुम्हें कैसे देख रहा है? भगवान! अमांडा, तुम दोनों एक जोड़े की तरह लग रहे हो। अमांडा सोफे पर वापस गिर गई, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाकर सिसकने लगी। मैं अकेला महसूस कर रही थी, उसने सिसकियों के बीच कहा। तुम बच्चे पर इतना ध्यान दे रहे थे, नर्सरी तैयार करने में, एक आदर्श पिता बनने में। मुझे लगा जैसे मैं अदृश्य हो गई हूं। जेम्स, उसने मेरी बात सुनी। उसने मुझे महसूस कराया कि मैं अभी भी दिलचस्प हूं, कि मैं सिर्फ एक मां नहीं हूं। केविन को लगा जैसे किसी ने उसे घूंसा मार दिया हो। मैं एक पिता बनने पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि हमारा एक बेटा था। अमांडा, हमारा बेटा। माफ करना,
अगर मुझे लगा कि यह प्राथमिकता थी। माफ करना अगर मुझे लगा कि एक परिवार बनाने का कोई मतलब होता है। उसने अपने बालों में हाथ फेरा, नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करते हुए। और अगर मैं दुनिया का सबसे बुरा पति भी होता, तो भी यह तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। क्या तुम मेरे पास आई? क्या तुमने मुझसे बात की? नहीं, तुमने दूसरे आदमी के साथ चुपके से घूमना चुना। अमांडा ने करीब आने की कोशिश की, लेकिन केविन पीछे हट गया। अभी तक कुछ नहीं हुआ है केविन, मैं कसम खाती हूं। हमने सिर्फ बात की है, सिर्फ साथ में लंच किया है। मैंने तुम्हें शारीरिक रूप से कभी धोखा नहीं दिया। केविन ने उसे एक ऐसे भाव से देखा जो अमांडा ने पहले कभी नहीं देखा था। अवमानना और उससे भी बदतर, गहरी निराशा का मिश्रण। अभी तक, उसने दोहराया। तुमने कहा अभी तक, जिसका मतलब है कि तुम इस पर विचार कर रही थी। तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोच रही थी जब मैं हमारे नवजात बेटे की देखभाल कर रहा हूं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह कितना घिनौना है? उसने अपनी कार की चाबियां उठाईं। मैं जा रहा हूं। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मां के यहां रहूंगा। मुझे सोचने की जरूरत है। अमांडा हताश होकर खड़ी हो गई। प्लीज, लियाम को मत ले जाओ। केविन ने अपने सोते हुए बेटे को देखा, फिर वापस अमांडा को। मैं उसे अभी नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन यह मत सोचना कि यह खत्म हो गया है। वह बाहर चला गया, अमांडा को लिविंग रूम में रोता हुआ छोड़कर। अगले दिनों में केविन ने एक ऐसी दृढ़ता के साथ काम किया जिसके बारे में वह नहीं जानता था कि उसके पास है। उसने एक तलाक के वकील से संपर्क किया, जो ऑस्टिन में पारिवारिक कानून के सबसे अच्छे विशेषज्ञों में से एक था। वकील रॉबर्ट चेन नाम का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ने पूरी कहानी सुनी, तस्वीरों की समीक्षा की और अपना सिर हिलाया। आपके पास एक ठोस मामला है। भावनात्मक बेवफाई को साबित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सबूत बहुत मजबूत है। हमें और सबूतों की जरूरत होगी। केविन ने रॉबर्ट की सलाह मानी। उसने एक डेटा रिकवरी विशेषज्ञ को काम पर रखा, जिसने अमांडा के आई क्लाउड बैकअप तक पहुंच बनाई। उसे जो मिला वह दिल दहला देने वाला था। अमांडा और जेम्स के बीच संदेश 3 महीने पहले, लियाम के जन्म के ठीक बाद, मासूमियत से शुरू हुए थे। आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं ऑफिस की उन बातों को याद करती हूँ, लेकिन वे जल्दी ही बढ़ गए। तुम मुझे इस तरह हंसाते हो जैसे मैं महीनों से नहीं हंसी। मैं तुम्हारे बारे में तब सोचती हूँ जब मुझे दूसरी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम पहले मिले होते तो चीजें कैसी होती। और फिर वह संदेश जिसने केविन के मन में किसी भी संदेह को मिटा दिया। मैं फंस गई हूं जेम्स। केविन एक अच्छा आदमी है, लेकिन वो तुम नहीं हो। मुझे बस सही मौके का इंतजार करना है। केविन को लगा जैसे उसे गोली मार दी गई हो। उसने उस संदेश को बार बार पढ़ा, किसी और व्याख्या की तलाश में, लेकिन कोई और व्याख्या नहीं थी। अमांडा उसे छोड़ने की योजना बना रही थी। वह बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। रॉबर्ट चेन ने संदेशों को देखकर लगभग मुस्कुरा दिया। यह सब कुछ बदल देता है। वह सिर्फ भावनात्मक रूप से शामिल नहीं है, वह योजना बना रही है। यह इरादा पूर्व चिंतन दिखाता है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे। केविन ने उनके संयुक्त बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से कुछ ऐसा भी खोजा जिसे वह नजरअंदाज कर गया था। अमांडा ने हाल के हफ्तों में महंगे स्टोरों से खरीदारी की थी, जिसमें एक फ्रांसीसी बुटीक से अधोवस्त्र भी शामिल था, जिसके बारे में केविन जानता था कि उसने उसके साथ कभी नहीं पहना था। उन दिनों के भी महंगे रेस्टोरेंट के चार्ज थे जब उसने घर पर आराम करने का दावा किया था। झूठ उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब रॉबर्ट ने अपनी उचित जांच करते हुए जेम्स की जांच की। पता चला कि जेम्स सिर्फ एक अकेला उपलब्ध सहकर्मी नहीं था। वह शादीशुदा था, 8 साल से,
दो छोटे बच्चों के साथ। उसकी पत्नी मेलिसा एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी, जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसका पति लंच के घंटों में क्या कर रहा था। बहुत सोचने के बाद केविन ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने रॉबर्ट से मेलिसा से संपर्क करने के लिए कहा। वह जानने की हकदार थी। वे एक न्यूट्रल कैफे में मिले। मेलिसा गहरे बालों और कोमल आंखों वाली एक छोटी महिला थी, जो केविन द्वारा सबूत दिखाए जाने पर लाल हो गई। वह एक अजनबी के सामने रोई नहीं, लेकिन केविन ने देखा कि तस्वीरें पकड़ते समय उसके हाथ कैसे कांप रहे थे। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, उसने बस इतना ही कहा। स्पष्ट दर्द के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। मेलिसा ने तेजी से कार्रवाई की। उसने उसी रात जेम्स का सामना किया। उनके झगड़े को पड़ोसियों ने सुना, लेकिन वह यही नहीं रुकी। एक शिक्षिका के रूप में वह रोज नियमों और नीतियों से निपटती थी और ठीक से जानती थी कि क्या करना है। उसने केविन द्वारा साझा किए गए सभी सबूत लिए, जेम्स के संदेशों से अपने निष्कर्ष जोड़े और उस टेक कंपनी के मानव संसाधन विभाग को एक औपचारिक ईमेल भेजा, जहां जेम्स और अमांडा दोनों काम करते थे। ईमेल में दो कर्मचारियों के बीच अनुचित संबंध का विवरण दिया गया था, जिसमें व्यक्तिगत बैठकों के लिए काम के घंटों का उपयोग और कंपनी की आचरण नीति का संभावित उल्लंघन शामिल था। कंपनी ने शिकायत को गंभीरता से लिया, बहुत गंभीरता से। एक सप्ताह के भीतर जेम्स और अमांडा दोनों को अलग-अलग एचआर बैठकों के लिए बुलाया गया। कंपनी की उन संबंधों के खिलाफ एक सख्त नीति थी, जो पेशेवर माहौल को खराब कर सकते थे या हितों का टकराव पैदा कर सकते थे। जेम्स के लिए और भी बुरा यह था कि वह एक वरिष्ठ पर्यवेक्षक था, तकनीकी रूप से कंपनी पदानुक्रम में अमांडा के ऊपर अधिकार की स्थिति में। इसने रिश्ते को शक्ति के दुरुपयोग के संभावित उल्लंघन में बदल दिया। एक आंतरिक जांच के बाद जेम्स को निकाल दिया गया, जिसमें पता चला कि उसने अमांडा के साथ कई लंच के लिए कॉरपोरेट कार्ड का इस्तेमाल किया था। उन्हें गलती से टीम विकास बैठकों के रूप में वर्गीकृत किया था। अमांडा को एक औपचारिक लिखित चेतावनी मिली और उसे 90 दिन की परिवीक्षा पर रखा गया। किसी भी और चूक का मतलब तत्काल बर्खास्तगी होगी। इस बीच तलाक की कार्यवाही आगे बढ़ी। केविन एक अस्थायी अपार्टमेंट में चला गया था और लियाम की प्राथमिक हिरासत के लिए लड़ रहा था। अमांडा हताश होकर यह तर्क दे रही थी कि वह मां है, कि उसने बच्चे की देखभाल में पहले 6 महीने बिताए हैं, कि उसका एक विशेष बंधन है। लेकिन रॉबर्ट चेन अथक थे। उन्होंने उन संदेशों को प्रस्तुत किया, जिनमें अमांडा ने शादी को एक जेल के रूप में देखा था और छोड़ने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी। उन्होंने अस्पष्टीकृत खर्चे, प्रलेखित झूठ और अनियमित व्यवहार को दिखाया। अस्थायी हिरासत की सुनवाई में जज हैरियट मॉरिसन नामक एक सख्त भाव वाली, सफेद बालों वाली महिला थी। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना, सबूतों को देखा और फिर सीधे अमांडा की ओर देखा। श्रीमती हार्टमैन, आपने अपने नवजात बेटे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से ऊपर एक विवाहेतर संबंध को रखा। सबूत धोखे, बेईमानी और अनादर का एक स्पष्ट पैटर्न दिखाते हैं, न सिर्फ आपकी शादी के प्रति, बल्कि उस परिवार की अखंडता के प्रति भी, जिसे बनाने में आपने मदद की। उन्होंने अपना हथौड़ा खटखटाया। प्राथमिक हिरासत श्री हार्टमैन को दी जाती है। श्रीमती हार्टमैन को वैकल्पिक सप्ताहांत पर पर्यवेक्षित मुलाकातें मिलेंगी, जब तक कि वह भावनात्मक स्थिरता और उचित प्रतिबद्धता का प्रदर्शन नहीं करती। अमांडा सुनवाई से टूटकर निकली। उसने जेम्स से संपर्क करने की कोशिश की, कुछ सांत्वना, कुछ संकेत पाने के लिए कि उसने जो कुछ भी दांव पर लगाया था, वह इसके लायक था।
लेकिन जेम्स ने अपना नंबर बदल लिया था। उसे सभी सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था और माफी मांगते हुए मेलिसा के पास वापस चला गया था। मेलिसा ने उसे वापस अपना लिया, प्यार के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए। हालांकि हर कोई जानता था कि उनकी शादी कभी पहले जैसी नहीं होगी। अमांडा के लिए चीजें और भी बदतर होती गईं। चेतावनी के 3 महीने बाद उसके काम का प्रदर्शन गिर गया था। वह देर से आती, अधूरे प्रोजेक्ट जमा करती और दूर दूर और विचलित लगती थी। वह अवसाद, अपराध बोध और अपने बच्चे, अपनी शादी और अपने करियर को खोने की वास्तविकता से जूझ रही थी। कंपनी ने दूसरे मौकों के लिए कोई धैर्य न रखते हुए उसे निकाल दिया। बेरोजगार, कानूनी शुल्कों का सामना करते हुए और सीमित हिरासत के साथ अमांडा को शहर के एक कम वांछनीय हिस्से में एक छोटे से अपार्टमेंट में जाना पड़ा, जहां वह एक रूममेट के साथ किराया बांटती थी, जिसे वह मुश्किल से जानती थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण मंगलवार को 2 साल बीत चुके थे। केविन ने अपनी जिंदगी ईंट दर ईंट फिर से बनाई थी। उसने अमांडा के साथ साझा किया गया घर बेच दिया। यादें बहुत दर्दनाक थीं और एक छोटा आरामदायक घर खरीदा जो उसके और लयाम के लिए एकदम सही था। जब केविन को काम करना होता तो उसकी माँ बच्चे की मदद करती और धीरे धीरे एक नई दिनचर्या बस गई। लियाम एक हंसमुख, स्वस्थ लड़के के रूप में बड़ा हो रहा था, जो गर्व से केविन को डैडी कहता था। केविन ने फिर से डेटिंग भी शुरू कर दी। वह तलाश नहीं कर रहा था, लेकिन वह सोफी नाम की एक प्रीस्कूल शिक्षिका से एक पार्क में मिला, जहां वह लियाम को खेलने के लिए ले जाता था। सोफी दयालु, धैर्यवान थी और बच्चों से प्यार करती थी। उन्होंने धीरे धीरे कैजुअल कॉफी और लंबी बातचीत के साथ शुरुआत की। कोई जल्दी नहीं थी। केविन ने कठिन तरीके से सीखा था कि कुछ वास्तविक बनाने में समय लगता है। सोफी 3 महीने की डेटिंग के बाद लियाम से मिली और जिस तरह से लड़का उसके साथ फर्श पर खेलते समय खिल उठता था, वह केविन के लिए काफी था। वहां एक भविष्य था। दूसरी ओर अमांडा उबर नहीं पाई थी। उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली, जहां वह अपने पिछले वेतन के आधे से भी कम कमा रही थी और ऐसे बुनियादी प्रशासनिक शानदार काम कर रही थी जिसमें कोई रचनात्मकता या जिम्मेदारी नहीं थी। वह लियाम से महीने में एक बार मिलती थी, हमेशा एक पर्यवेक्षक की उपस्थिति में, हमेशा एक तटस्थ, असहज माहौल में। बच्चा, जो अब 2.5 साल का था, साफ तौर पर अपने पिता के साथ रहना पसंद करता था। जब अमांडा उसे गले लगाने की कोशिश करती, तो वह पीछे हट जाता, अपनी आंखों से केविन को खोजता। हर मुलाकात एक मूक यातना थी। उसने कुछ बार केविन से संपर्क करने की कोशिश की, माफी मांगी, दूसरे मौके की भीख मांगी। जरूरी नहीं कि शादी में, लेकिन सह माता पिता के रूप में, दोस्तों के रूप में। केविन हमेशा विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से जवाब देता, अमांडा, मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन तुमने जो किया उसे बदला नहीं जा सकता। लियाम को सच्चाई तब पता चलेगी जब वह बड़ा होगा, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह जाने कि उसके माता पिता दोनों उससे प्यार करते हैं, लेकिन तुम और मैं एक बेटे से जुड़े अजनबियों से ज्यादा कभी नहीं होंगे। यह तुमने चुना था। एक रात केविन लियाम को सुला रहा था। उस हफ्ते 10वीं बार डायनासोर की किताब पढ़ रहा था, जब लड़के ने बड़ी जिज्ञासु आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, डैडी, मेरी मां यहां क्यों नहीं रहती? केविन ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने इस बारे में पहले भी बात की थी, लेकिन केवल सतही तौर पर। बेटा, कभी कभी लोग ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे दूसरों को चोट पहुंचती है। तुम्हारी मां ने ऐसे फैसले लिए
जिनसे डैडी को चोट पहुंची, इसीलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुमसे प्यार नहीं करती। उसने बस गलतियां की। बड़ों से भी गलतियां होती हैं। लियाम ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। क्या आपने गलतियां की, डैडी? केविन उदासी से मुस्कुराया। हाँ, की हैं। मैं अब भी करता हूं। लेकिन मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूं, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता हूं। लियाम ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और अपना ध्यान वापस डायनासोर पर लगा दिया। केविन अपने बेटे को देख रहा था, उस नन्हे से इंसान को जो पूरी तरह उसी पर निर्भर था। और उसका दिल इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि उसने सही वक्त पर वो कदम उठाया था। अगर उसने उन इशारों को नजरअंदाज कर दिया होता, अगर वो सब कुछ यूं ही चलने देता, तो आज वो कहां होते? लियाम का हक क्या था कि वो एक सच्चे माहौल में पले बढ़े, भले ही सिर्फ अपने पिता के साथ। उस घर से तो कहीं बेहतर, जो झूठ और काड़ी ढेवाहट से भरा था। उस रात जब लियाम गहरी नींद में सो गया, तो केविन हाथ में बियर लेकर अपने बरामदे में आ बैठा। उसकी नजरें ऑस्टिन के आसमान में चमकते तारों पर टिकी थीं। उसके फोन में कंपन हुआ। सोफी का मैसेज था, तुम्हारी याद आ रही थी, शुभ रात्रि। केविन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 2 साल पहले तक उसकी जिंदगी में मुस्कुराहट की जगह ही कहां थी। उसने जवाब में एक दिल भेजा और फोन को किनारे रख दिया। उस मनहूस मंगलवार को जिंदगी खत्म नहीं हुई थी। उसने बस एक दूसरा रास्ता चुन लिया था। एक रास्ता जो दर्दनाक था, मुश्किलों भरा था, लेकिन आखिर में कहीं ज्यादा सच्चा था। और केविन हार्टमैन, वो इंसान जिसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रहता था, आज यह सीख गया था कि कभी-कभी सबसे बेहतरीन योजनाएं तब बनती हैं जब आपका सब कुछ बिखर जाता है। आप उस बिखरे हुए मलबे को हटाते हैं, जो कुछ अच्छा बच गया है उसे संभाल कर रखते हैं, और फिर ईंट दर ईंट, दिन ब दिन और हर एक प्यार भरे आलिंगन के साथ सब कुछ फिर से बनाते हैं। और फिर एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि आपने जो कुछ दोबारा बनाया है, वो पहले से कहीं बेहतर है, कहीं ज्यादा हसीन और कहीं ज्यादा सच्चा। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।